सरिता अपने पोते ध्रुव को लेकर पार्क में आई थी। जैसे ही वे वहां पहुंचे, ध्रुव अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेलने लगा था, तो सरिता वहीं बेंच पर बैठकर उसे खेलते हुए देख रही थी। उनके पति एक बैंक में मैनेजर थे। उनकी मृत्यु के बाद वे अपने बेटे महेश के साथ उसके घर में रहने आ गई थी। महेश और पूनम दोनों नौकरी करने चले जाते थे, तो वह ही ध्रुव की देखभाल करती थी। पहले वे लोग उसे नैनी के पास छोड़कर जाते थे। महेश और पूनम के ऑफिस से आने के बाद वे पोते को साथ लेकर पार्क में कुछ देर बैठकर चली जाती थी। यही उनकी दिनचर्या थी। एक दिन ऐसे ही वह अपने ख्यालों में खोई हुई थी, तो उन्हें लगा कि कोई उन्हें घूर रहा है। उन्होंने पलट कर देखा तो एक वृद्ध पुरुष उनकी तरफ देख रहा था। हम सोचते हैं कि आंखें चार सिर्फ युवाओं को ही होती हैं, लेकिन सरिता और उस वृद्ध पुरुष की भी आंखें चार हुई थी। सरिता ने जल्दी से अपनी नजर पोते की तरफ घुमा ली, उसे बुलाया और जल्दी से वहां से निकल गई। दूसरे दिन पार्क नहीं आई, तबीयत खराब का बहाना बनाया। तीसरे दिन बेटे ने जबरदस्ती भेजा क्योंकि ध्रुव बहुत रो रहा था। वह डरते हुए अपना सर झुकाकर पार्क के अंदर गई। ध्रुव अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। वह वहीं बेंच पर आंखें मूंद कर बैठ गई। उसी समय उन्हें लगा कोई उन्हें पुकार रहा है। सरिता। उनका दिल धक से रह गया था जानी पहचानी आवाज सुनकर। उन्होंने अपना सर उठाया और उस तरफ देखा जिस तरफ से उन्हें किसी ने पुकारा था। 2 दिन पहले जिस बुजुर्ग को देखा था वही था। वह मुस्कुराते हुए सरिता को देख रहा था। सरिता को लगा कि इन्हें कहीं देखा है, याद नहीं आ रहा था। वह उठकर सरिता के पास आया तो उसके जहन में एक धुंधली सी तस्वीर आई। जब ध्यान से देखा तो संजीव है। इतने सालों बाद फिर से सामने खड़ा था। उसे याद आया था कि उसे देखने के लिए आया हुआ पहला रिश्ता संजीव ही है। वह यादों के बवंडर में खो गई थी। उस दिन कॉलेज जाते समय माँ ने कहा था कि सरिता आज जल्दी घर आना, तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। उसने कॉलेज में अभी ही दाखिला लिया था, इस शर्त पर कि जब भी अच्छा रिश्ता मिलेगा बिना ना नुकुर किए शादी के लिए हाँ कहना है। सरिता ने सोचा ठीक है, जबकि तब सोचेंगे। उसने नहीं सोचा था कि वह दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। खैर, उसे पिताजी ने कॉलेज जाने से मना कर दिया था, इसलिए वह घर पर ही रह गई थी। संजीव अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। उनका खुद का छोटा सा बिजनेस था। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, कहते हैं ना, पहली नजर का प्यार। उसे आज भी याद है उन दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था। शादी भी तय हो गई थी, लेकिन संजीव के पिता की दहेज की भूख से घबराकर पिताजी ने रिश्ता तोड़ दिया था। उस दिन के बाद पिताजी ने सख्ती से कह दिया था कि उस रिश्ते के बारे में बातें नहीं होंगी। उसका कॉलेज छुड़वा दिया गया और 1 महीने में उसकी शादी तय करा दी गई। आज अचानक उसे सामने देखकर पुरानी बातें याद आ गई थी। संजीव ने बताया कि पिताजी तुम्हारे रिश्ते के टूटने के बाद बहुत ही गुस्से में आकर मेरी शादी एक मेंटली रिटायर्ड लड़की से करा दिया, जो बहुत सारा दहेज लेकर आई थी। उस बेचारी की तो कोई गलती नहीं थी। मैंने उसे प्यार से ही अपनी जिंदगी में जगह दी, किंतु शादी के कुछ सालों में ही वह गुजर गई। हमारे बच्चे भी नहीं हैं। माता पिता ने बहुत दबाव दिया कि फिर से शादी करने के लिए, परंतु मेरा दिल शादी के लिए अब तैयार नहीं है। माता पिता की मृत्यु हो गई है, मैं अकेला ही रहता हूँ। पैसा बहुत है ना, कहते हुए हंसने लगा। वैसे मेरे घर में ही जिम है, इसलिए मैं घर पर ही व्यायाम कर लेता हूँ। शायद ईश्वर की इच्छा थी तुमसे मुलाकात की, इसलिए मैं परसों पहली बार वॉक पर आया था और तुम्हें देखते ही पहचान गया था। तुम्हारे साथ बात करने के लिए वहां आया था और तुम तो ऐसे डर गई थी कि दूसरे दिन ही नहीं आई। तो मैंने सोचा देर नहीं करनी चाहिए, सीधे आकर बात कर लेता हूँ। सरिता का डर खत्म हो गया था। उसने भी अपने बारे में बताया था। तुम्हारा रिश्ता तोड़ने के बाद पिताजी ने एक बैंक में काम करने वाले रोहन से मेरा रिश्ता तय कर दिया था। मेरे पिताजी इस बात पर गुस्सा थे कि शादी तय होने के बाद तुम्हारे पिता ने दहेज की मांग की थी। मुझे कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया और कहा कि मैं यह शादी नहीं करूंगी तो वे माँ के साथ आत्महत्या कर लेंगे। मुझे हाँ कहना पड़ा, पर रोहन बहुत ही अच्छे थे।
मेरे पति को गुजरे हुए 5 साल हो गए हैं। मैं अकेले ही रहती थी। 2 साल पहले बेटा जबरन मुझे यहाँ लेकर आया था कि पोते को आपकी ज़रूरत है। सरिता ने यह भी बताया था कि बेटा बहू नौकरी पर चले जाते हैं तो वह पोते की देखभाल करती हैं। अब रोज़ ही दोनों की मुलाकात होने लगी। सरिता भी शाम का इंतज़ार करती थी। वे धीरे धीरे अच्छे से तैयार भी होने लगी। उनकी इन हरकतों पर बहू की नज़र पड़ी। उसने अपने पति को बताया कि मुझे तुम्हारी माँ पर शक हो रहा है। पहले पार्क में न जाने के बहाने ढूंढती थी, आजकल हमारे आने का इंतजार करती हैं। लगता है वहां उन्हें कोई मिल गया है। महेश ने पूनम को डांट दिया तो बात आई गई हो गई थी। ध्रुव के स्कूल में विंटर की छुट्टियां थी तो महेश पूनम उसे लेकर नैनीताल घूमने चले गए थे। सरिता अकेली हो गई थी। वे ध्रुव के ना रहने पर भी पार्क जाने लगी थी। महेश के जाने के बाद तीसरे दिन सुबह वह पलंग से उठ नहीं पा रही थी। उसे बहुत तेज बुखार हो गया था। संजीव ने देखा सरिता आई नहीं है तो उसे लगा कि बेटा बहू भी नहीं है, एक बार देख लेता हूँ सोच उनके घर जाता है और सरिता को बुखार से तपते हुए देख डॉक्टर के पास ले जाता है। अधिक बुखार के कारण सरिता बेहोश हो गई थी। संजीव उसे अपने घर ले गया। वहां नौकर चाकर है और उसका डॉक्टर दोस्त आकर सरिता को देख लेगा। सरिता को ठीक होने में 2 दिन लगे। जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को संजीव के घर में पाया। उसने संजीव को धन्यवाद दिया और कहा कि उसे घर पहुंचा दे क्योंकि बेटा आ जाएगा। संजीव उसे लेकर घर पहुंचा तो ऑलरेडी बेटा बहू आ चुके थे। संजीव के साथ माँ को देखने के बाद उसे पूनम की बातें याद आई। पूनम भी बाहर आ गई थी। उसने संजीव की तरफ मुड़कर कहा, देखा मैंने कहा था ना कि तुम्हारी माँ का कुछ चक्कर चल रहा है, तुमने नहीं सुना था। अब देख लो, हम एक दिन पहले आ गए तो यह पकड़ में आ गई, वरना सती सावित्री के सामने हमारे आने से पहले घर में आ जाती थी। संजीव को उनकी बातों से बहुत बुरा लगा। उसने कहा, एक बार माँ की बात तो सुन लो। दोनों ने बात सुनी नहीं और माँ की अटैची लाकर उनके मुंह पर फेंक दिया और कहा कि जहां से आई हो वहीं चली जाओ। कहते हुए दरवाजा मुंह पर बंद कर दिया था। सरिता बीमारी से ग्रस्त थी, ऊपर से बेटा बहू की जली कटी बातें सुनकर बेहोश हो गई थी। संजीव उसे अपने घर वापस ले आया। आसपास रिश्तेदारी में सरिता की थूथ होने लगी थी। इन सब में सबसे बड़ा हाथ बहू का ही था। एक दिन बेटे को लगा मैंने सुनी सुनाई बातें सुनकर माँ पर आरोप लगाया है, एक बार मुझे माँ को भी अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए। ऐसा सोचकर वह माँ के पास गया। बेल बजाने ही वाला था कि उसे माँ की बातें सुनाई दी। माँ कह रही थी, संजीव उस दिन तुमने मेरी जान नहीं बचाई होती तो अच्छा था। घर में कोई नहीं था और मैं बेहोश हो गई थी। तुमने काम वाली बाई की बात सुनकर मुझे अपने घर नहीं लाते तो अच्छा था। मैं अब किसके लिए जीऊं? बच्चों ने मेरी बात सुनी ही नहीं। संजीव ने कहा, देख सरिता, हम एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं और इस उम्र में हम दोनों दोस्त बनकर नहीं रह सकते हैं क्या? मेरे घर में भी कोई नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ, तुम भी तो अकेले ही रहती हो। हम एक दूसरे का सहारा बने तो क्या होगा बोलो। बच्चे बिन ब्याह किए लिविंग रिलेशन में रहते हैं तो कोई बात नहीं है, किसी को ऐतराज नहीं है, पर हम बुजुर्ग एक दूसरे का सहारा बनना चाहते हैं तो सबको तकलीफ। वाह रे दुनिया। महेश ने उन दोनों की बातें सुनी, उसे भी सही लगा। उसने डोरबेल बजाई तो संजीव ने ही दरवाजा खोला। महेश अंदर आकर कहा, आप दोनों की बातें मैंने सुन ली हैं, मैं आप दोनों से क्षमा चाहता हूँ। आप दोनों साथ रहिए। माँ, मैं आप दोनों के साथ हूँ। सरिता ने उन दोनों का क्या रिश्ता है बताया। उनकी बातें सुनकर उसका सर शर्म से झुक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। दोनों से विदा लेकर घर वापस आ गया और पूनम को भी सारी बातें बताई। पूनम को भी बहुत बुरा लगा और मन ही मन उसने उनका साथ देने का वादा अपने आप से कर लिया था। दोस्तों, लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते, एक बुजुर्ग, महिला और पुरुष भी दोस्त नहीं हो सकते हैं क्या? कमेंट में ज़रूर बताएं। कैसी लगी आप सभी को ये कहानी, कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
धन्यवाद दोस्तों।